नमस्कार। और इस गहन पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम कानून की कुछ खास धाराएं देख रहे हैं। जी। ये धाराएं सिक्कों, करेंसी नोटों और सरकारी टिकटों से जुड़े अपराधों से संबंधित हैं। और हाँ, चुनाव खर्च के नियम भी। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो एक कानूनी दस्तावेज से ली गई है और आज हम कोशिश करेंगे कि इन कानूनी प्रावधानों को थोड़ा खोल कर समझें। हाँ, मतलब कि ये अपराध आखिर हैं क्या, कानून क्या कहता है इनके बारे में, और अगर कोई इन्हें तोड़ता है तो सजा क्या है, परिणाम क्या हो सकते हैं। ये समझना जरूरी भी है, क्योंकि देखिए, किसी भी देश के लिए असली करेंसी और निष्पक्ष चुनाव ये तो बिल्कुल बुनियाद है। सही बात है। तो कानून इनको कैसे बचाता है, आज इसी पर बात करेंगे। आइए इन कानूनी बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं चुनाव खर्च से जुड़े अपराधों से। इसमें दो धाराएं हैं, 176 और 177, जो काफी अहम है। धारा 176, अच्छा, ये वो है जहां कोई उम्मीदवार की इजाजत के बिना उसके लिए खर्चा कर दे। हाँ बिल्कुल, मतलब उम्मीदवार के चुनाव जीतने के चांस बढ़ाने के लिए उसकी लिखित सहमति के बिना कोई खर्चा करना। जैसे कोई मीटिंग कर ली या विज्ञापन छपवा दिए। जी वही सब, सार्वजनिक सभा, विज्ञापन, प्रकाशन, कुछ भी। मूल बात यह है कि उम्मीदवार की सामान्य या खास लेकिन लिखित अनुमति होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर वो खर्चा करना या करवाना दोनों ही कानून की नजर में अपराध है। ये शायद इसलिए ताकि पता रहे कि कौन खर्चा कर रहा है और उम्मीदवार की भी जवाबदेही बने। हाँ बिल्कुल, मकसद यही है कि पैसों के दम पर चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित न किया जा सके, पारदर्शिता रहे। और अगर कोई ये नियम तोड़ता है तो सजा है 10,000 रुपए तक का जुर्माना। 10,000? अच्छा, लेकिन इसमें शायद एक छोटी सी गुंजाइश भी थी। हाँ, एक अपवाद है। अगर किसी ने बिना अनुमति के खर्चा किया लेकिन वो 10 रुपए से ज्यादा नहीं है, 10 रुपए बस, हाँ 10 रुपए, और खर्च करने के 10 दिन के अंदर अंदर वो उम्मीदवार से लिखित मंजूरी ले लेता है, तो फिर माना जाएगा कि ठीक है, खर्चा अनुमति से ही हुआ था। अच्छा, ये शायद बहुत छोटे मोटे खर्चों के लिए होगा, लेकिन मेन बात वही है कि अनाप शनाप खर्चा ना हो। जी, और उम्मीदवार को पता हो, उसकी जिम्मेदारी तय हो। धारा 176 यही कोशिश करती है। ठीक है, खर्च पर लगाम के साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो खर्च हो रहा है उसका हिसाब रखा जाए, पारदर्शिता। बिल्कुल, और यही पर आती है धारा 177। ये हिसाब किताब रखने के बारे में। हाँ, ये कहती है कि अगर कानून या किसी नियम के तहत जरूरी है कि चुनाव से जुड़े खर्चों का लेखा जोखा रखा जाए और कोई व्यक्ति वो हिसाब नहीं रखता है तो वो भी एक अपराध है। मतलब अगर हिसाब रखना कंपलसरी है और आपने नहीं रखा जानबूझकर या लापरवाही से, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, और इस अपराध के लिए जुर्माना है 5,000 रुपए तक। 5,000? ये रकम शायद आज के हिसाब से कम लगे, पर इसका सिंबॉलिक महत्व है शायद। हाँ बिल्कुल, ये पारदर्शिता के सिद्धांत को बल देती है। सोचिए, अगर खर्च का कोई हिसाब ही नहीं होगा तो फिर धारा 176 जो खर्च के अनुमति की बात करती है, उसका क्या मतलब रह जाएगा। सही बात है, पता कैसे चलेगा कि कितना खर्च हुआ, किसने किया? इसीलिए ये दोनों धाराएं 176 और 177 मिलकर काम करती हैं, चुनाव खर्च में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने की कोशिश करती हैं। तो ये तो हुई चुनावों की बात। अब आते हैं एक बिल्कुल अलग तरह के अपराध पर, जी, जिसका सीधा ताल्लुक हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी करेंसी और सरकारी प्रतीकों से है। हाँ, अब हम उस चैप्टर में जा रहे हैं जो खास तौर पर सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टैम्प से जुड़े अपराधों पर फोकस करता है। मतलब कानून इन चीजों की असलियत को बहुत महत्व देता है। और इस चैप्टर की शुरुआत में ही है धारा 178। ये जालसाजी यानी काउंटरफीटिंग से जुड़ी है। जी, ये बहुत गंभीर अपराध है। धारा 178 कहती है कि किसी भी सिक्के की या सरकार के रेवेन्यू के लिए जारी स्टैम्प की या करेंसी नोट या बैंक नोट की जालसाजी, मतलब नकली बनाना। हाँ, नकली बनाना या फिर जानते हुए जालसाजी की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी किसी भी हिस्से में शामिल होना, ये सब धारा 178 के तहत अपराध है। और इसकी सजा तो काफी सख्त होगी। बहुत सख्त, आजीवन कारावास तक हो सकता है या फिर 10 साल तक की किसी भी तरह की कैद, कठोर या साधारण, और साथ में जुर्माना भी। आजीवन कारावास, ये दिखाता है कि कानून इसे कितनी गंभीरता से लेता है। बिल्कुल, ये एक तरह का संदेश है समाज को कि इन चीजों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस धारा में कुछ स्पष्टीकरण भी दिए हैं, मतलब कुछ शब्दों के मायने साफ किए गए हैं। जैसे बैंक नोट का क्या मतलब है यहाँ? हाँ, ये जानना जरूरी है।
बैंकनोट का मतलब है कोई भी ऐसा प्रॉमिसरी नोट जिसे दुनिया में कहीं भी बैंकिंग करने वाले किसी व्यक्ति ने जारी किया हो या किसी देश या सरकार ने जारी किया हो। अच्छा। और ये नोट ऐसा होता है कि जिसके पास वो है उसे मांगने पर पैसे देने का वादा करता है और इसका इस्तेमाल पैसे के बराबर या उसके विकल्प के तौर पर होता है। भाषा काफी व्यापक है। हाँ, ताकि हर तरह के नोट जो करेंसी की तरह चलते हैं वो इसके दायरे में आ जाएं। और सिक्का? सिक्का के लिए ये धारा हमें कॉइनेज एक्ट 2011 की तरफ भेजती है। सीधे शब्दों में कहें तो वो धातु जो उस समय पैसे की तरह इस्तेमाल हो रही हो और जिसे सरकार ने पैसे की तरह चलने के लिए ही छापा और जारी किया हो। अच्छा, इसी धारा में सरकारी स्टैंप और सिक्के की जालसाजी को और खोला गया है? हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। सरकारी स्टैंप की जालसाजी का मतलब सिर्फ नया नकली स्टैंप बनाना नहीं है। तो फिर? बल्कि अगर कोई असली स्टैंप को ही बदलकर ऐसा बना दे कि वो किसी दूसरे मूल्य के असली स्टैंप जैसा लगे, तो वो भी जालसाजी है। अच्छा। और ऐसे ही सिक्के की जालसाजी में अगर कोई धोखे देने के इरादे से या ये जानते हुए कि धोखा हो सकता है, एक असली सिक्के को किसी दूसरे सिक्के जैसा बना दे। कैसे? जैसे घिसकर? हाँ, जैसे उसका वजन कम कर दे या उसकी बनावट बदल दे या उसका रूप ही बदल दे, ये सब सिक्के की जालसाजी मानी जाएगी। आजीवन कारावास तक की सजा। ये वाकई बहुत गंभीर है। ये सिर्फ कोई मामूली धोखाधड़ी नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। इसका असर सिर्फ पैसों के नुकसान तक नहीं रहता, ये सीधे सरकार पर, उसकी करेंसी पर, लोगों के भरोसे पर चोट करता है। हाँ, सोचिए अगर बाजार में नोट या सिक्के को लेकर शक पैदा हो जाए तो रोज का लेन देन ठप हो सकता है, अर्थव्यवस्था की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए कानून इसे बहुत बड़ा अपराध मानता है, राष्ट्र की आर्थिक संप्रभुता पर हमले जैसा। तो ये तो हुआ जालसाजी करना। इसके अलावा कानून नकली चीजों के लेन देन और उन्हें रखने पर भी रोक लगाता है। जी हाँ, अगली धारा 179 इसी बारे में है। ये किस बारे में है? धारा 179 कहती है कि अगर कोई जाली या नकली सिक्का, स्टैंप, करेंसी नोट या बैंक नोट को भारत में लाता है या यहाँ से बाहर भेजता है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ, या फिर किसी और को बेचता है या देता है या किसी से खरीदता है या लेता है या किसी भी तरह से उसका व्यापार करता है या उसे असली बताकर इस्तेमाल करता है और उसे पता है कि वो नकली है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वो चीज जाली या नकली है, अगर ये सब करता है तो वो धारा 179 के तहत अपराधी है। और इसकी सजा क्या ये भी उतनी सख्त है जितनी जालसाजी करने की? जी हाँ, बिल्कुल वही सजा है, आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना। बाप रे, मतलब नकली बनाना और उसे फैलाना कानून की नजर में बराबर का गुनाह है। हाँ, कानून बनाने वाले ये मानते हैं कि सप्लाई चेन को हर लेवल पर तोड़ना जरूरी है। यहाँ भी वो जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए वाली बात आ गई। मतलब अनजाने में अगर किसी के पास आ जाए तो वो अपराध नहीं होगा। कानून दोषपूर्ण मन यानी मेंस रिया देखता है। क्या व्यक्ति को पता था? क्या उसका इरादा गलत था? सिर्फ नकली चीज मिलना काफी नहीं है। और ये धारा तो बहुत सारे कामों को कवर करती है। बनाना, लाना, ले जाना, खरीदना, बेचना, इस्तेमाल करना। जी, इसका मकसद ही यही है कि नकली करेंसी या स्टैम्प कहीं से भी सिस्टम में ना घुस पाए और ना फैल पाए। पूरी सप्लाई चेन को टारगेट किया गया है। ठीक है। इसके बाद आती है धारा 180। ये सिर्फ नकली चीजों को कब्जे में रखने के बारे में है, लेकिन यहां भी शायद इरादा देखा जाता है। सही पकड़ा आपने। धारा 180 कहती है कि अगर किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई जाली या नकली सिक्का, स्टैम्प, नोट वगैरह पाया जाता है और वो ये जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वो नकली है और उसका इरादा उसे असली के तौर पर इस्तेमाल करने का है या ये कि उसे असली की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ इरादा भी जुड़ गया। कब्जा प्लस जानकारी प्लस इरादा। हाँ, तब ये धारा 180 के तहत अपराध होगा। लेकिन इसकी सजा धारा 178 और 179 से कम है। हाँ, ये एक अहम फर्क है। इस अपराध के लिए सजा है 7 साल तक की किसी भी प्रकार की कैद या जुर्माना या दोनों। 7 साल मतलब जालसाजी करने या बेचने यानी आजीवन कारावास तक से काफी कम। जी, ये दिखाता है कि कानून बनाने, बेचने जैसे सक्रिय अपराधों और सिर्फ गलत इरादे से कब्जे में रखने के बीच
फर्क करता है, गंभीरता के स्तर में अंतर है। इस धारा में एक स्पष्टीकरण भी है, शायद बचाव के लिए। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ये साबित कर दे कि उसके पास वो नकली चीज एक वैध स्रोत, लॉफुल सोर्स से आई है, तो वो इस धारा के तहत दोषी नहीं होगा। वैध स्रोत जैसे मान लीजिए किसी को बैंक से ही गलती से नकली नोट मिल गया और उसे पता चलते ही वो उसे अधिकारियों को जमा कराने जा रहा था, तभी पकड़ा गया, तो वो ये बचाव ले सकता है। तो इस धारा में अपराध साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन को कब्जा, जानकारी और इरादा तीनों साबित करने होंगे। बिल्कुल, और बचाव पक्ष वैध स्रोत का दावा कर सकता है। ये वैध स्रोत साबित करना कितना मुश्किल या आसान होता होगा असलियत में? देखिए, ये तो केस के तथ्यों पर निर्भर करता है। किसी के ज्ञान या इरादे को साबित करना हमेशा ही थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो मन की बात है। सही। और वैध स्रोत का दावा करने वाले को भी पुख्ता सबूत देने पड़ेंगे कि उसे वो चीज कहाँ से और कैसे मिली। बिल्कुल। अदालतें इन सब पर बहुत ध्यान से विचार करती हैं। तो ये कानूनी बारीकियां दिखाती हैं कि कानून हर स्थिति को एक जैसा नहीं मानता। हाँ, इरादे और परिस्थितियों को ध्यान में रखने की कोशिश की जाती है। तो अगर आज की पूरी चर्चा को समेटें तो हमने दो अलग-अलग तरह के कानूनों को देखा। जी। एक तरफ चुनाव, जहां बिना इजाजत खर्च करना, धारा 176, या खर्च का हिसाब न रखना, धारा 177 अपराध है। हाँ, जो चुनावी प्रक्रिया की सफाई से जुड़ा है। और दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद, करेंसी और स्टैंप। यहां हमने देखा कि जालसाजी करना, धारा 178, नकली माल का व्यापार करना, धारा 179, या गलत इरादे से उसे रखना, धारा 180, कितने गंभीर अपराध हैं। और उनकी सजाएं भी कितनी अलग अलग हैं। इन सब धाराओं को एक साथ देखने पर क्या कोई बड़ी तस्वीर उभरती है, कोई कॉमन थीम? हाँ, मुझे लगता है दो बातें साफ दिखती हैं। पहली, कानून समाज की दो बहुत जरूरी चीजों, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और हमारी आर्थिक व्यवस्था की इंटेग्रिटी, यानी उनकी शुचिता और प्रामाणिकता को बचाने के लिए बहुत गंभीर है। चाहे वो चुनाव में गलत तरीके से पैसा लगाना हो या बाजार में नकली नोट चलाना, कानून इसे हल्के में नहीं लेता। और दूसरी बात, कानून अपराध की गंभीरता को उसके एक्शन और इरादे से तौलता है। और जैसे बनाना सबसे गंभीर, फिर बेचना, फिर रखना। कुछ इस तरह से सक्रिय रूप से जालसाजी करना या फैलाना सबसे ज्यादा गंभीर है, जबकि सिर्फ इरादे के साथ कब्जा रखना उससे थोड़ा कम। और इन सब को समझने के लिए कानून में दी गई परिभाषाएं कि बैंक नोट क्या है, सिक्का क्या है, जालसाजी क्या है, ये बहुत मायने रखती हैं। ये वाकई एक काफी जानकारी भरी चर्चा रही, कई पहलू साफ हुए।